Hello children, this is the chapter number 4 of your Democratic Politics book and page number 64. Today's subtopic is Political Executive. Do you remember the story of the office memorandum with which we started the chapter? We found out that the person who signed the document did not take this decision. He was only executing the policy decision taken by someone else. We noted the role of the Prime Minister in taking that decision, but we also know that he could not have taken that decision if he did not have support from the Lok Sabha. In that sense, it was only executing the wishes of the Parliament. Thus, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. All those functionaries are collectively known as the executive. They are called executive because they are in charge of the execution of the policies of the government. Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive. चिल्ड्रन, आपको याद ही हो कि जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में शुरुआत की थी कि जिस व्यक्ति ने उस नीतिगत फैसले पर साइन किया था, यह फैसला सिर्फ उसका नहीं था और वह फैसला उसमें हमने ये भी देखा था कि वह फैसला बहुत सारे लोगों द्वारा लिया गया था, बहुत सारे लोगों के डिस्कशन द्वारा लिया गया था और उसमें प्रधानमंत्री जी की भूमिका हमने भी देखी थी। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यदि लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वह फैसला नहीं कर सकते थे प्रधानमंत्री जी भी। तो इससे इस बात का अर्थ ये है कि सिर्फ संसद की वो क्या कर रहे थे, सिर्फ संसद की जो मंजूरी थी, जो पार्लियामेंट की जो इच्छा थी, वो उसको जो एग्जीक्यूटिव थे जिन्होंने साइन किया था वो सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लागू कर रहे थे। इस तरह से कोई भी गवर्नमेंट हो उसके विभिन्न स्टेजेस पर हमें ऐसे एग्जीक्यूटिव मिलते हैं, ऐसे ऑफिशियल्स मिलते हैं जो रोज़मर्रा के फैसले लेते हैं, करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सभी अधिकारी, इनको सामूहिक रूप से एक एग्जीक्यूटिव के रूप में जाना जाता है। इनको ये क्या करते हैं, ये सरकार की जो नीतियां हैं उनको कार्य रूप देने के कारण इन्हें एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। सारे लोग मिलकर के, लोकसभा और सारे मेंबर्स मिलकर के जो डिसीजन लेते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में इनका अहम रोल होता है और हिंदी में इसे कार्यपालिका कहा जाता है। नाउ, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, two categories make up the executive. One that is elected by the people for a specific period is called the political executive. Political leaders who take the big decisions fall in this category. In the second category, people are appointed on a long-term basis. This is called the permanent executive or civil services. Persons working in civil services are called civil servants. They remain in office even when their ruling party changes. These officers work under political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration. You can recall the role of political and non-political executive in the case of the office memorandum. किसी भी डेमोक्रेटिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। एक जनता द्वारा जो एक लिमिटेड समय के लिए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। वो ऐसे पॉलिटिकल व्यक्ति होते हैं जो बड़े बड़े फैसले लेते हैं और दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है वो कहलाते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव या सिविल सर्विसेज। और सिविल सर्विसेज में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट्स बोला जाता है। वो पार्टी जो भी होती है पावर में, उसके बदलने पर भी उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, वो जो कि तो बने रहते हैं।
और ये जो ऑफिसर होते हैं ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं, पॉलिटिकल पावर के तहत काम करते हैं उनके अंडर में, और रोज़मर्रा के जितने भी प्रशासन हैं उनमें वो सहायता करते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि ये परमानेंट होते हैं ऑफिसर और जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो समय के साथ बदल जाते हैं, एक निश्चित समय के साथ बदल जाते हैं, तो जो लास्ट डिसीज़न होता है वो पॉलिटिकल लीडर का क्यों होता है? क्योंकि जो ऑफिसर होते हैं उन्हें अपने क्षेत्र का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फाइनेंस मिनिस्टर को जितना नॉलेज होगा उससे ज़्यादा नॉलेज फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो एडवाइज़र्स होते हैं उनको होता है। लेकिन उसके बाद भी जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनका डिसीज़न मान्य किया जाता है। इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। In a democracy, the will of the people is supreme. The minister is an elected representative of the people and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर लोगों का निर्णय चलता है, और जो ये मंत्री लोग होते हैं ये लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं, इसलिए उन्हें जनता की ओर से सीधे उनकी जनता की इच्छाओं को लागू करने वाला माना जाता है। वह जो भी डिसीजंस लेता है उसके फैसले जो होते हैं वो लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। नाउ लेट्स सी द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, yet there is no direct election to the post of the prime minister. The president appoints the prime minister, but the president cannot appoint anyone she likes. The president appoints the leader of the majority party or the coalition of parties that commands a majority in the Lok Sabha as prime minister. तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, जबकि वह सबसे महत्वपूर्ण एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट भी अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं। जो पार्टी मेजॉरिटी वाली होती है उसी पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। After the appointment of the Prime Minister, the President appoints other ministers on the advice of the Prime Minister. The Prime Minister usually form the party or coalition that has the majority in the Lok Sabha. प्राइम मिनिस्टर की अब एक बार अपॉइंटमेंट करने के बाद फिर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही दूसरे जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, दूसरे जो मिनिस्टर होते हैं उनकी नियुक्ति वो करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स is the official name for the body that includes all the ministers. It usually has 60 to 80 ministers of different ranks. Cabinet minister are usually top level leader of the ruling party or parties who are in charge of the major ministries. Usually the cabinet minister meet to take decisions in the name of the council of ministers. Cabinet is the inner ring of the council of ministers. It comprises about 25 ministers. Ministers of state with independent charge are usually in charge of smaller ministries. They participate in the cabinet meetings only when specially invited. Ministers of state are attached to and required to assist cabinet ministers. तो सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वह ऐसी गवर्नमेंट बॉडी का नाम है, ऐसी संस्था का नाम है जिसमें कि सारे मंत्री इंक्लूड होते हैं, सारे इन मिनिस्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। उसमें यूजुअली 60 to 80 मिनिस्टर्स डिफरेंट रैंक के होते हैं।
अब सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है, जो पावर में है जो पार्टी, और जो दूसरे नेता है, मान लीजिए एक पार्टी और दूसरी पार्टी दोनों ने गठबंधन करके गवर्नमेंट बनाई, तो जो पावर में पार्टी है या गठबंधन की पार्टी के जो बड़े बड़े नेता होते हैं, ये ही प्रमुख जो होते हैं वो इंचार्ज होते हैं। मुख्य रूप से यही इंचार्ज होते हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर यही इंचार्ज होते हैं। कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम पर फैसले करने के लिए मीटिंग्स करते हैं, और इस तरह से कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ जो होते हैं वो एक कहना चाहिए हेड मिनिस्टर्स होते हैं। इसमें करीब 25 मिनिस्टर्स होते हैं। अब ऐसे मिनिस्टर्स जो कि इंडिपेंडेंट है, चार्ज में होते हैं, वो स्मॉलर मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज होते हैं। मीन्स स्वतंत्र जो होते हैं, स्वतंत्र जिनके पास अधिकार हैं, ऐसे मिनिस्टर ज़्यादातर छोटे मंत्रालयों के इंचार्ज ही होते हैं। विशेष रूप से जब उनको इनवाइट किया जाता है कैबिनेट की बैठक में, तभी वो आते हैं। और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट मतलब राज्य के जो मंत्री होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनसे जुड़े होते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। Children, in the next video we will read about the powers of the Prime Minister, and also we will read the President.